दोस्तों, एक जीजा को अपनी ही साली की लत लग जाती है और वो उसके प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो उसके लिए अक्सर अपने ससुराल आना जाना करने लगता है। और एक दिन वो अपने ससुराल जाता है, रात का वक्त होता है, वो जो लड़का होता है वो अपने साली के कमरे में चला जाता है और अपनी साली के साथ संबंध बनाने लगता है। तभी उसके जो बीबी होती है वो भी अपने बहन के कमरे में चली जाती है और जा करके देखती है कि जो उसका जो पति और बहन है वो नंग अवस्था में है और दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। दोस्तों, वो देखने के बाद उसकी जो बीबी है उसके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद जो अंजाम होता है उसे जानकर आपको भी हैरानी होगी, आप लोगों को सुनकर भी तंग रह जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी, इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन भाई। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान की जयपुर के ही एक कॉलोनी में एक औरत रहती थी जिनका नाम है अंजू देवी। अंजू देवी की जो पति थे उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी दो छोटी छोटी बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम पायल और छोटी बेटी का नाम प्रियंका था। अब दोनों बच्ची छोटी छोटी थी। अंजू देवी का पति भी मर चुका था। अब उसके लिए वो जीवन बहुत ही संघर्ष भरा हो चुका था। लेकिन जो अंजू देवी थी वो पढ़ी लिखी औरत थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। वो अंजू देवी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लेती है उस पति के मरने के बाद। अब उसको वहाँ अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है, तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब वो उसी सैलरी से अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश कर रही होती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, उसको भरण पोषण वो अच्छे से करने लगती है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। घर भी उनका अच्छा खासा होता है और इनकम का जरिया जो होता है वो भी अच्छा खासा होता है। बस यूं ही वक्त गुजर रहा होता है, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। समय इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है कि उनके बच्चे कब जवान हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। अब जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हो जाती है, जो बड़ी बेटी होती है पायल, उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी होती है। अंजू देवी जो होती है अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देती है, अच्छी तरबियत देती है और बेटियां बहुत संस्कारी हो जाती हैं। अब अंजू देवी की बेटी की शादी की टेंशन होने लगती है और इधर उधर वो अपने पड़ोस में लोगों से कह रखी थी कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिले तो ज़रूर बताइएगा मेरी बड़ी बेटी पायल के लिए। दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं वो लोग भी रिश्ता देखने लगते हैं। अंजू देवी जो होती है उनका आजू बाजू को अच्छा रिश्ता होता है कि अंजू देवी एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी औरत होती है, पढ़ी लिखी औरत होती है। ऐसा ही एक दिन बुजुर्ग आदमी आता है अंजू देवी के घर में और उनसे कहता है कि बेटा, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है, बगल के ही कॉलोनी में लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार लड़का है और एकदम सुलझा हुआ लड़का है। एक बार जाकर आप देख लीजिए, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो ये रिश्ता कर लेना अपनी बड़ी बेटी के लिए। और लड़का बहुत अच्छा है, लड़का का नाम है विनय, वो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, घर में पूरी फैमिली है, उसके भाई है, बहन है, माँ बाप है, पूरी फैमिली है। लड़का भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, अंजू देवी जो होती है वो कहती है ठीक है चाचा जी, अगले ही संडे को मैं आपके साथ चलती हूँ, वहाँ चल के लड़का देख कर आती हूँ। दोस्तों, इसी तरह से संडे भी आ जाता है। जो अंजू देवी होती है वो उसे बुजुर्ग आदमी के साथ जाती है लड़के के घर जाके पूरी फैमिली से मिलती है। लड़का जो होता है विनय, अंजू देवी विनय से बातें करती हैं तो लड़कों उनको बहुत अच्छा लगता है। लड़का काफ़ी ज़्यादा समझदार हुआ था और संस्कारी भी लग रहा होता है। अंजू देवी जो होती है वहीं पर रिश्ता पक्का कर लेते, कहती हैं मुझे तो लड़का पसंद है, बस आप लोग मेरे घर आइए और लड़की देखिए। अगर आप लोगों को लड़की पसंद आती है तो हमारी बेटी पसंद आती है तो ये रिश्ता वहीं पर पक्का हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद 1 से 1.5 हफ्ते बाद जो विनय और उसके पूरे परिवार वाले होते वो लोग भी जाते हैं अंजू देवी के घर। वहाँ जाकर के लड़की को देखते हैं। लड़की को देखते ही उसके पूरे परिवार को लड़की को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि जो पायल होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, संस्कारी भी लड़की होती, पढ़ी लिखी लड़की होती, हर चीज़ को उसमें टैलेंट होता है। तो विनय को भी पसंद आ जाती है और उसके माँ बाप को भी लड़की पसंद आ जाती है। लड़कों वो वहीं पर उन दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है और दोनों की शादी उसी डेट पर धूमधाम से की जाती है। शादी हो जाती है। जो पायल होती है वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में भी हर चीज़ अच्छा चल रहा होता है। लगभग पायल की शादी को 1 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने तक तो अच्छा चल रहा होता है, घर के सभी लोग अच्छे होते और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।
पायल भी अपना जो काम होता है परिवार का अच्छे से करती है, अपने सास ससुर का देखभाल करती है और एकदम संस्कारी बहू की तरह पूरी घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। लेकिन दोस्तों 2 महीने के बाद ही जो उसका पति होता है वो अपना असली रूप दिखाने लगता है। शादी के 2 महीने के बाद ही जो पायल का पति विनय होता है वो शराब पीकर घर में एक दिन अचानक आता है। अब जब एक दिन अचानक से वो शराब पीकर घर आता है तो पायल जब उसके सामने आती है और शराब की स्मेल आ रही होती है, पायल एकदम से चौंक जाती है कि वो अपने पति से पूछती है क्या आप शराब पीकर आए हैं। तो जो उसका पति होता है वो नशे की हालत में होता है और वो अपने पत्नी के साथ अनाप शनाप बकने लगता है। जो पायल होती है वहीं पर रोने लगती है फूट फूट कर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आदमी आज पहली बार शराब पिया है या पहले से इसकी आदत थी शराब पीने की। दोस्तों जो पायल होती है वो अब पता करने लगती है। जब उसको पता चलता है कि जो विनय है वो तो पहले से ही शराबी है, बस शादी के बाद 2 महीने तक उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन वो लड़का पहले से ही शराब पीता था, हर तरह का नशा करता था, यहाँ तक कि वो जुआड़ू भी था। अब ये सब बातें सुनकर जो पायल है फूट फूट कर रोने लगती है। पायल ये सब जानने के बाद में रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन ये सब बात वो अपनी माँ से नहीं कहती है। वो ये सोचती है अगर वो ये सारी बातें अपनी माँ से कहेगी तो उस पर क्या बीतेगी। जो पायल होती है वो बचपन से ही अपने माँ के संघर्ष के देखने आ रही थी कि किस तरह से उसकी माँ ने उस दोनों को बहनों को पाला था, किस तरह से उन लोगों की परवरिश की थी। बस इसी तरह से पायल चुपचाप वहाँ से रहने लगती है। और लेकिन जो उसका पति था वो हर रोज़ शराब पीकर आता, अपनी बीवी को मारता पीटता और अपनी बीवी को खूब जलील किया करता था। अब धीरे धीरे वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका, शादी के 6 से 7 महीने गुजर गए थे, लेकिन जो उसका पति था विनय वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पायल काफ़ी ज़्यादा समझाते उसे अच्छे से, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन ऐसा होता है कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पायल जो होता है अपने पति पर हाथ उठा देती है, क्योंकि हर रोज़ उसका पति उसे मारा पीटा करता था, बेल्ट खोल कर बेल्ट के पायल के ऊपर मारता था और उसके पूरे बदन में बेल्ट के दाग हो गए थे। अब पायल को बर्दाश्त नहीं हुआ और उस दिन पायल अपने पति पायल से खूब झगड़ा की और उसे धमकी दी कि अगर तुम इस तरह से मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, मैं अपने घर चली जाऊंगी और जा करके वहाँ सारी बात अपनी माँ से कह दूंगी। दोस्तों जो विनय होता है अगले दिन सुबह अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और कहता है पायल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, ना ही मैं शराब पीऊँगा, ना ही मैं तुम्हें मारूँगा पीटूँगा। तुम अपनी माँ से ये सब बातें मत कहना, अगर ऐसा दोबारा मुझसे गलती हुई तो तुम अपनी माँ से कह सकती हो, तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद जो पायल का पति विनय उसे इतना कहता है तो पायल उसे दोबारा मौका दे देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो विनय था वो काफ़ी हद तक सुधर चुका था, अपना काम करता अच्छे से और शराब पीकर घर नहीं आता। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। पायल की शादी को लगभग 1 साल बीत चुका होता है। अब 1 साल के अंदर में पायल 2 से 3 बार ही अपने मायके गई हुई होती है। तो एक दिन पायल विनय से कहती है कि विनय मेरे घर जाने का बहुत मन कर रहा है और इस बार जब मैं घर जाऊंगी तो वहाँ से 1-1.5 महीने रहकर ही आऊँगी, क्योंकि जब से शादी हुई मैं ज़्यादा वक्त अपने मायके में नहीं गुजार पाई हूँ और इस बार मेरा बहुत मन कर रहा है अपने माँ के साथ अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने का। दोस्तों जो विनय होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। दोस्तों उसी दिन जो विनय होता है पायल को लेकर उसके मायके चला जाता है और मायके जाने के बाद उस दिन जो विनय होता है वहीं पर रुकता है। पायल के आने से उसके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी जो बहन होती है प्रियंका वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर में काफ़ी खुशियों का माहौल होता है, घर में विनय की खातिर की जाती है। और जब उसकी साली होती है प्रियंका वो अपने जीजा से खूब मजाक करती है, इतना मजाक करती है लटके झटके दिखाती है, अपनी जीजा की इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब दोस्तों इस सब मजाक का जो विनय होता है वो गलत मतलब निकाल लेता है। अब विनय के दिल में और विनय के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अब ये सोचने लगता है कि जो उसकी साली है प्रियंका वो विनय को पसंद करने लगी है। ऐसी गलतफहमी उसके दिमाग में आने लगता है और उसे भ्रम में अब वो जीने लगता है। दोस्तों अब वहाँ पर एक दिन विनय रहता है, उसके दूसरे दिन वो चला जाता अपने घर, अपने काम में वो बिजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ठीक उसके 1 से 1.5 हफ्ते बाद ही विनय जो होता है वो फिर से अपने ससुराल आता है पायल के पास। अब वो अपने बीवी के साथ वहाँ पर रहने लगता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है और जो विनय होता है वो अपने साली के
प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि उसकी साली भी कहीं भी जाती बिना उसके साथ जाता, कॉलेज जाना हो, मार्केट जाना हो या फिर किसी काम से बाहर जाना हो बिना उसके साथ जाता। अब धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो प्रियंका होती है यानी पायल की बहन, वो भी अपने जीजा से प्यार कर बैठती है। उसके प्यार के चंगुल में वो भी फंस जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में इतने पागल हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक पल भी, एक दिन भी वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। बस इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है और जो पायल होती है उसको भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि हो ना हो इन दोनों के बीच ज़रूर कोई चल रहा है, कुछ चल रहा है। दोस्तों ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त होता है, सभी लोग खाना वाना खा करके रात को जो 10 बज रहे थे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पायल और विनय एक कमरे में सोते हैं और प्रियंका का कमरा अलग होता है, उसकी माँ का कमरा अलग होता है। दोस्तों रात का 12 से 1 बजे के बाद जो विनय होता है वो अपने बीबी के साथ सोया हुआ होता है। उसकी बीबी का जो सर होता है उसके हाथ पर होता है। वो आहिस्ता से अपने बीबी के सर से हाथ को हटाता है और वो बिस्तर से उठ जाता है। दोस्तों जो पायल होती है उसकी जो नींद है वो खुल जाती है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रही होती है। दोस्तों जो पायल का पति विनय होता है आहिस्ता से उस कमरे से दबे पाँव बाहर निकलता है और कमरे का दरवाज़ा आराम से बंद कर लेता है और चुपचाप अपने साली के कमरे में चला जाता है। अपने साली को उठाता है, उसके बाद उसके साथ वो संबंध बनाने लगता है। उसके तन का एक एक कपड़ा हटाता है और दोनों एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। दोस्तों जो पायल होती है वो तो जागी हुई होती है, वो भी चुपचाप उस कमरे से बाहर निकलती है और सीधे अपने बहन के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर के वो देखती है, रंगुए हाथों पकड़ लेती है और वो सब कुछ देख लेती है, लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि उस कमरे में पायल है। पायल के पैरों का खून जो सर पे चढ़ जाता है और पूरा बदन का खून उसका खौलने लगता है। पायल उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर अपने कमरे में रोने लगती है। और वो ये सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर शोर करूँगी, हल्ला मचाऊंगी तो मम्मी जाग जाएगी। अगर मम्मी को ये सब बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगी अपने बेटी के बारे में, अपने दामाद के बारे में। वो ये सोचकर चुपचाप सो जाती है। लेकिन दोस्तों 10 मिनट से ज़्यादा वक्त बीत चुका होता है, उसका पति उस कमरे में नहीं आता तो पायल को बर्दाश्त नहीं होता है। अब कौन सी ऐसी बीबी होगी कि ये सब देखकर बर्दाश्त होगा। दोस्तों पायल फिर उस कमरे में जाती है और अपने पति और बहन को खूब ज़्यादा डांटती है, खुद फटकारती है। पहले तो अपने पति से कहते कि आपको शर्म नहीं आती, ये आपकी साली है और मेरी सगी बहन है, आपके बहन के साथ में ये सब करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और भी बहुत कुछ उल्टा सीध बोलती है, सुनाती है। उसके बाद जो उसका पति होता है अपने आप को समेटता है और उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद में जो पायल होती है अपनी बहन प्रियंका को भी बहुत उल्टा सीध खरी खोटी सुनाती है और कहती है प्रियंका तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे जीजा जी हैं और तुम अपने जीजा जी के साथ इस तरह के जो कांड कर रही, अगर ये सब बात मम्मी को पता चलेगा तो तुम जानती हो उन पर क्या बीतेगी, उन पर क्या असर पड़ेगा इनका। तो और ये सब बात जब बाहर कॉलोनी में पता चलेगा तो सभी लोग हम पर थू थू करेंगे, तुम पर थू थू करेंगे कि एक सगी बहन ने अपने ही बहन का घर उजाड़ दिया। आइंदा अगर तुमने इस तरह से हरकत की तो देख लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों इतना कहकर जो प्रियंका होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और चुपचाप सो जाती है। अगला दिन आता है और प्रियंका का मुंह उतरा हुआ होता है। सब लोग नाश्ते के टेबल पे होते हैं और प्रियंका का मुँह पूछती है प्रियंका से, प्रियंका बेटा क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो, आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों जो प्रियंका है वो कहती है कुछ नहीं माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कल रात मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है, ज़्यादा कोई बात नहीं है और मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। दोस्तों ये सब कहकर प्रियंका बात को टाल देती है। दोस्तों अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन जो प्रियंका होती है पायल की बहन, वो अपने जीजा से मिलने बंद नहीं करती है। अब जो विनय होता है वो तो अपने घर जा चुका होता है, लेकिन जो प्रियंका होती है जब भी बाहर जाती है तो उधर से अपने जीजा को बुला लेती है। आप दोनों ओयो में मिलना शुरू कर देते हैं, होटलों में मिलना शुरू कर दिए थे और बाहर जाकर दोनों एक दूसरे का संबंध बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो प्रियंका होती है अब वो अपने जीजा से इस तरह से प्यार कर बैठती है कि उसका एक दूसरे से अगर नहीं मिलते तो दोनों को दिल नहीं लगता था, दोनों को चैन नहीं आती। बस इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन जो पायल का शक होता है बरकरार रहता है
क्योंकि जब भी प्रियंका घर से बाहर निकलती वो घंटों 2-2 घंटों बाद आती, कभी कभी आधी रात भी जाती उसके बाद आती। इससे पहले वो कभी ऐसा नहीं करती थी और घर से ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं थी। लेकिन जब से उसे पता चला विनय का उस घर में आना बंद हुआ, तब से पायल को और ज़्यादा शक होने लगा। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता और एक दिन जो विनय होता है वो आता है पायल को लेने के लिए उसके घर। जब उसके घर आता है तो हर चीज़ नॉर्मल रहता है। विनय काफ़ी दिनों के बाद आता है और फिर उसकी अच्छे से खातिरदारी अच्छे से होती है। और दोस्तों एक दिन वो फिर से वहाँ से रुकता है, जो उसकी बीवी और सास होती है, कहता है बेटा आज रुक जाओ, कल सुबह तुम पायल को लेकर चले जाना। फिर से रात का वक्त होता है। अब जो पायल और उसका पति होता एक कमरे में सोए हुए होते हैं। अब यह बात जो प्रियंका होती है उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो ये सोचती है कि विनय सिर्फ मेरा है और वो अपने बीवी के साथ इस तरह से नहीं रह सकता। अब जो प्रियंका होती है अपने जीजा को व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगती है और कहती है कि उस कमरे से तुम निकल जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब जो विनय होता है वो कहता है कि तुम्हारी दीदी जो है जागी हुई है, मेरे पास ही है, मैं कैसे आ सकता हूँ, इसे सोने दो फिर मैं आता हूँ। लेकिन दोस्तों रात को 1 से 1:30 बज जाते हैं और विनय जो होता है वो अपने साली कमरे में नहीं पहुँच पाता है। दोस्तों जब विनय अपने साली के कमरे में नहीं पहुंच पाता है तो उसकी जो साली होती है प्रियंका वो अपने कमरे से निकलती है और अपने जीजा के कमरे में आ जाती है। उस कमरे में उसकी दीदी सोई हुई होती है, उसका जीजा भी होता है। अब वो अपने जीजा से कहती है कि चलो मेरे कमरे में। तो दोस्तों जो उसका जीजा होता है वो कहता है ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद जो प्रियंका उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों उसके बाद में जब विनय अपनी साली के कमरे में जाता है, अब उस कमरे में जाने के बाद जो उसकी साली होती है प्रियंका होती है वो चाहती थी उसके साथ संबंध बनाना। जो विनय होता है वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ इस रूम में संबंध नहीं बना सकती, चलो कहीं और चलते हैं या फिर छत पे चलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर आ जाएगी और हम दोनों की इस अवस्था में देख लेगी तो वो फिर बवाल हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद वो दोनों छत पे जाते हैं। छत पे जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, रोमांटिक मूड में आते हैं और दोनों छत पर ही फर्श पर लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों संबंध बनाने के बाद में जो प्रियंका होती है वो अपने जीजा से कहते कि अब तुम्हें मेरी बहन के साथ नहीं रहना है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, तुम अब सिर्फ मेरे है और तुम किसी और के साथ तुमको मैं नहीं बांट सकती। दोस्तों जो विनय होता है उसको जीजा वो कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हो, वो मेरी बीवी है और तुम मेरी साली हो, अगर तुम अपने बीवी के साथ नहीं रहूँगा तो किसके साथ रहूँगा, अगर तुम्हारी बहन को ये सब बात पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों ये सब बातें दोनों में डिस्कस हो रही होती है, इतने में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और उसी वक्त जो पायल होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों जब ढूंढते ढूंढते पायल चली जाती है छत पर, तो छत पे देखती है कि प्रियंका और उसके पति के विनय के बीच में झगड़े हो रहे हैं। प्रियंका कह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दीदी के साथ सोने की और उसके अपने बाहों में लेकर सोने की, तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे, तुम मेरी दीदी के साथ क्या करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसके साथ इस तरह से नहीं सोच सकते। अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तुम उसका कुछ भी करो लेकिन सिर्फ मेरे हो और मेरे ही होकर रहोगे। दोस्तों ये सब बात जब उसकी दीदी सुन लेती है पायल, वो वहीं पर ज़ोर से चिल्लाती है और अपने बहन को जाकर एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सब बातें करते हो, तुम अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहती हो, तुम अपनी बहन का सुहाग छीनना चाहती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों ये सब जब बात होती है तो अब दोनों बहन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उसमें जो उसका पति होता है विनय भी अपने साली का साथ देने लगता है, उसके साथ मिलकर अपनी ही बीबी को मारता है। अब दोस्तों हाथापाई में जो उसकी बीबी होती है पायल वो छत से नीचे गिर जाती है, लेकिन उन दोनों को इरादा नहीं होता है उसे मारने का, लेकिन अनजाने में जो पायल होती है हाथापाई जाने के धक्के मुक्के में वो छत से नीचे गिर जाती है। दोस्तों छत से गिरने के बाद में पायल का जो सर है वो फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा छटपटाने के बाद पायल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोनों ज़्यादा घबराते हुए नीचे उतरते और जाके देखते हैं तो उसकी मौत हो चुकी होती है। अब दोनों पायल को उसी अवस्था में वहीं पर छोड़ देते हैं और चुपचाप जाके दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। दोस्तों सुबह के 6 बजे जब अंजू देवी की आंखें खुलती तो सीधा घर से बाहर निकलती है तो देखते हैं कि जो उसकी बेटी है पायल वो रास्ते में मृत पड़ी हुई है। अब वो अपने बेटी को उस अवस्था में देखती है तो वहीं पर खूब चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। अब उसकी आवाज़ से पूरी कॉलोनी के लोग जाग जाते हैं और वहाँ पर भीड़ लग जाती है। तभी उसकी जो छोटी बेटी होती है प्रियंका वो भी उठकर बाहर आती है और जो उसका दामाद होता है विनय वो भी बाहर आ जाता है।
एक आदमी का होता है कॉलोनी को, पुलिस को कॉल कर देता है और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। दोस्तों जब पुलिस पहुंचती है तो जो विनय होता है वो कहता है कि ये तो पुलिस का मामला है ही नहीं, हो सकती है कि पायल शायद छत पर गई हो और धोखे से वो गिर गई हो, उसमें पुलिस का कोई काम नहीं, आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन दोस्तों पायल की जो माँ होती अंजू देवी वो कहती नहीं, ये पुलिस का ही मामला हो सकता है, क्योंकि मुझे शक है कि पायल के साथ किसी ने कुछ ज़रूर किया होगा, इसके सर पे दाग है और ऐसा लग रहा है कि मारने के दाग हैं। ऑफिसर आप अपना काम कीजिए, जो पायल की डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम करवाइए और आप लोग छानबीन कीजिए, हो या ना हो मेरी बेटी का किसी ने मर्डर ही किया है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं अपना काम करते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पुलिस वाले भी पोस्टमार्टम को रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। दोस्तों उसी बीच शाम को जो डेड बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम करके आ जाती है और जो रिपोर्ट है उसके दूसरे तीसरे दिन आता है। पायल की जो डेड बॉडी होती है उसका तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जो पायल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि इस लड़की की हत्या की गई है, इसको मारा गया है क्योंकि उसके दिमाग में चोट लगी हुई होती है। अब ये सब पुलिस वाले जब जानते हैं तो अंजू देवी होती है उसको थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाने के बाद अंजू देवी से सारी बातें बताते हैं। दोस्तों उसके बाद जो अंजू देवी कहती कि सर मुझे तो दो ही लोगों को शक है, मेरा दामाद और या फिर मेरी बेटी छोटी बेटी प्रियंका, आप ये दोनों बेटी से पूछताछ कीजिए। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं दोनों को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके थाने लेकर आते हैं, दोनों से पूछताछ करते हैं। दोस्तों जो विनय होता है जब पुलिस वाले से विनय से पूछताछ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, इधर उधर की कहानी बता रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले अपना रंग दिखाते हैं, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो जो विनय होता है वो डर जाता है और सारी बातें सच सच बता देता है। जब पूरी बयान पुलिस वाले सुनते हैं वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद दोनों को अरेस्ट किया जाता है और सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की ये पूरी कहानी आप लोगों के सामने। आप लोग इस कहानी के प्रति क्या राय है, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपना फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में जितने लोग कमेंट किया उनका नाम मैं कल से लेना शुरू करूंगा, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आपका नाम मैं इस चैनल पे लूँगा, इस वीडियो के लास्ट में लूँगा, तो वीडियो देखिएगा और आखिरी में अपना कमेंट हमें, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मैं पढ़ूँगा और आप वीडियो के लास्ट में आपका नाम मैं इस चैनल पर लूँगा। तो दोस्तों कैसे लगी इस स्टोरी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।